तारीख के अंदर आपको पेमेंट कभी भी कर देना। जिनका एक्चुअली होता है क्या है ना कि जैसे आप क्या होता है कि जैसे आप अलर्ट रहोगे अपने बारे में, देखो हम लोग क्लासेस के बारे में कभी भी हम लोग लेट नहीं करते हैं, टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है, टाइम पे क्लास चलते ऑल ऑफ यू, ठीक है। साउंड क्वालिटी वीडियो क्वालिटी दोनों सही है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक प्री डिसाइडेड टॉपिक्स है, पहले से बताया गया है। कुछ एमसीक्यू नोट्स जो हम लोग ओपन कास्ट और एनरोलमेंट माइंस में छूट गया उस टॉपिक का आज हम लोग कवर करेंगे। रोज की भांति हम लोग का जो डेली का डिस्कशन होता है एमसीक्यू के ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। और आज एमसीक्यू पे स्पेशल डिस्कशन आप सभी के लिए, आप एटलीस्ट एक काम करना कि अपना जो मार्क्स नंबरिंग जो है ना, नंबरिंग करके जरूर अपना मार्क्स को काउंट करना कि आप कितने मार्क्स ला पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, इसको जरूर करना। दो बातें हो गई। और तीसरी हम लोग डाउट सेशन को कवर अप करेंगे। बहुत बच्चों को जो डाउट है आज के टॉपिक्स में, क्योंकि आज ओपन कास्ट माइनिंग मेथड का आखिरी चैप्टर है, आखिरी क्लास है, माफ कीजिए आखिरी क्लास है। इसके बाद हम लोग मेथड पे चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, बाकी मैसनरी और आपका क्या बोलता है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के ऊपर चर्चा होगा, लेकिन इसके बाद हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। सो हम लोग आज जो भी डाउट्स आप करेगा अपना डाउट्स आप पूछ लीजिएगा, इसके बाद हम लोग ये नहीं करेंगे। हाँ, डाउट्स आप कभी भी पूछ सकते हो, उसके लिए कोई डाउट नहीं है कि आप कभी भी कोई भी क्लास में पूछ सकते हो, लेकिन आज अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रोज क्लास में 4 बच्चे न्यू एवरेज ज्वाइन करते हैं, मैंने तो यही एवरेज देखा है, 4 बच्चे हर क्लास में ज्वाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो बच्चे एकदम न्यू है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो क्लासेस को फास्ट खत्म कीजिए, सिलेबस थोड़ा सा तो आगे गया है तो अपने आप को जल्दी से रिवाइव कीजिए। और हम लोग अब इस प्लानिंग में भी चल रहे हैं कि नया एडमिशन नहीं लेना है, अब पुराने बच्चों में भी छटाई करना स्टार्ट करना है, जो कि हम लोग का रूल में है। तो जो बच्चे क्लास नहीं किए अभी तक, बाउंड्री से कितना मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता, 7.5 मीटर तक। परफेक्ट आंसर इज ओपन कास्ट माइन मेथड में क्या होता है, बाउंड्री से 7.5 मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता है, किसी तरह का कोई काम हम लोग सारा कुछ होता है। वी ऑल आर फॉर्म, एक हम लोग क्या किए, एक सेटअप बनाया है जो रेगुलर फॉर्म में चलता है। आप खुद देखो हम लोग का इंस्टीट्यूशन क्लासेस के बारे में एक रेगुलर फॉर्म में चल रही है। तो आपको भी क्या करना होगा, अपने आप को बेटर बनाने के लिए कम से कम एक शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, एक रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रूल को मान के चलना पड़ेगा। हाँ, स्ट्रिक्ट रूल है, इसको मान के चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है, व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं एक व्यक्तिगत ईमानदारी तरीके से पढ़ाता हूँ कि मुझे जितना नॉलेज में जो कुछ मैं जानता हूँ ईमानदारी सबको बताना, सारी चीजों को डिस्कशन करना, क्वेश्चन पेपर को स्टैंडर्ड तरीके से सेटअप करना, बहाना किस चीज में नहीं बनाना कि आज ये प्रॉब्लम है नहीं हो पाएगा, वो नहीं, जो भी कंडीशंस रहा आगे पढ़ाना। भले ही मैं रात में आता हूँ, आप देखे होंगे बहुत बार कि मैं ट्रेन से रात में 7:40 में 8 बजे क्लास लेना, फिर भी 8 बजे लेने लगता हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह अगर व्यक्तिगत आप ईमानदार बनोगे ना तो जीवन में कोई आपको पछाड़ नहीं सकता। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहाना बना देते किसी चीज के लिए, सर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन यार अगर आपका रियल प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है। आप अगर फेक प्रॉब्लम बना के अगर किसी को छल कर रहे हो, चीट कर रहे हो, तो याद रखना इससे रिजल्ट तो कभी होगा नहीं, आप व्यक्तिगत ईमानदारी को भी खो दे रहे हो और इसमें आपको नुकसान बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते नुकसान किस लेवल का होगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, वो आने वाला टाइम में समझ में आएगा। सो व्यक्तिगत ईमानदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है वो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं जो व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताना ओपन कास्ट जो माइनिंग मेथड होता है, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड में जो हम लोग वर्किंग करते हैं तो बाउंड्री से कितना मीटर तक ओपन कास्ट वर्किंग नहीं होगा, फटाफट रिप्लाई दीजिए। बाउंड्री से कितना मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता, फटाफट रिप्लाई दे दिए, वेरी गुड। बाउंड्री से कितना मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता, 7.5 मीटर तक। परफेक्ट आंसर इज ओपन कास्ट माइन मेथड में क्या होता है, बाउंड्री से 7.5 मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता है, किसी तरह का कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि आपको बताना है कि जो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड होता है, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड, तो कोल सीम पे किस, सबसे पहले जो ओपन कास्ट माइनिंग मेथड जो स्टार्ट होता है सरफेस पे, तो उस जो जगह जहां पे ओपन कास्ट माइनिंग मेथड का पहला ड्राइवर चला जाता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग मेथड का सबसे पहला जो ड्राइवर चला जाता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, जल्दी से रिप्लाई देके बता दीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट का मुझे टाइम दे देना बाबू, थोड़ा पानी मुझे लाना पड़ेगा, पानी इसमें गलती से छूट गया है, अब थोड़ा सा इसको ये करना, तब तक आप टाइप करके मुझे भेजो। आपके लिए सवाल क्या है, मैं सवाल लिख देता हूँ, बेंच का विड्थ कितना होगा, बेंच का विड्थ, बेंच विड्थ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, तो तीनों फैक्टर आप लिख के टाइप करके तब तक मुझे भेजो, तीनों एक साथ, ठीक है। मैं तब तक सिर्फ पानी लेकर आता हूँ, प्यास लगेगा मुझे बहुत ज्यादा, क्लासेस के दौरान बहुत ज्यादा प्यास लगता है, मैं इसको लेके आता हूँ, छूट गया।
तो मैं लिख रखूं, तब तक इसको बेंच का विड्थ टाइप करके रखो। टाइप करके भेज दिए, वेरी गुड। क्या होगा, बेंच का विड्थ कितना होगा, तो बेंच का विड्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। तो बेंच का विड्थ क्या होता है, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है ये, है ना, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक क्या होता है, फर्स्ट इज, एक नंबर क्या होगा, हाइट ऑफ द बेंच, जो आपका बेंच का हाइट है, हाइट ऑफ बेंच होता है, इसके ऊपर एक होता है। दूसरा नंबर क्या होता है, वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर होता है। और तीसरा नंबर क्या होता है, 3 गुना डंपर का विड्थ, है ना, 3 गुना डंपर विड्थ, ये होता है। ये तीन चीजों में जो जब सबसे ज्यादा होगा उतना हम लोग क्या रखते हैं, बेंच का चौड़ाई रख सकते हैं मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में। तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तीनों में से जो ज्यादा होगा उतना रखना होता है। चलो वेरी गुड, सभी ने टाइप किया, सभी का आंसर एकदम क्लियर कट आंसर है। और एक बात देखना डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग क्लासेस में अगर रिविजन्स को अच्छे से करोगे ना, तो आप देखना आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे दो चीज पे काम कर रहे हैं, एक शार्पनेस, एक प्रिपरेशन। तो आपको अलग से मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा, सिर्फ आप स्टार्टिंग का 20 मिनट क्लास करो, उसमें देखना आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब इसके पास कम समय होता है, तो आप केवल स्टार्टिंग का ना हर दिन का 20-20 मिनट का नोट्स आप ध्यान से सुन लो, उसी में आप देखोगे कि आपका आंसर बहुत सारा चीज आप सीख गए और आप कंपेयर भी कर पाओगे। अब आप एक महीना हो गया ना, आप देखना आपके दोस्तों से, आपका फ्रेंड सर्कल में आपको पता चले कि नहीं आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस और नो, ये बात सही है कि गलत, बोलो, ये बात सही है कि नहीं, आप क्या महसूस कर पा रहे हो कि नहीं, कि अपने आसपास में जो सर्कल में जितने दोस्त उससे बेहतर आपका नॉलेज हो रहा है ना, सही, एकदम सही है, एकदम होगा ही होगा। हम लोग जो प्लानिंग करके जो स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करवा रहे हैं ना, आपका आपका जो बेनिफिट है ना, आप एहसास नहीं कर पाओगे क्या बेनिफिट हुआ। और एग्जाम में स्कोर देखो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, हम कभी भी जॉब के बारे में नहीं बोलते हैं, हम हमेशा एक बात करते पता है कि स्कोर, कि 100% आपको नंबर लेकर आना, बस मेरा टारगेट आप 100 नंबर में 100 नंबर लेकर आओ बस। आपको जॉब नहीं लेना, आपको 100 में 100 लेकर आओ, जॉब तो कंपनी आपको देगी, आपको जॉब लेने का क्या जरूरत है, वो कंपनी खुद बोलेगी, जहां जाओ वही कंपनी बोलेगा कि तुम मेरे पास नौकरी करो ना, तुम्हारा 100 में 100, तुमको नहीं बोलना होगा, सिर्फ मेरा टारगेट ये है, ठीक है, बात बाकी सब कंपनी वाला खुद आपको बुला बुला के ले जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जो स्पॉइल बैंक बेंच होता है ना, उसका हाइट, स्पॉइल बैंक बेंच का सिंगल का हाइट कितना होता है, स्पॉइल बैंक बेंच सिंगल का हाइट कितना होता है, नंबर लिख के करना बाबू, नंबर लिख के करना, और स्कोर कितना हो रहा है उसको सेंड करना। 100 112 बच्चा क्लास में लाइव है, 112 बच्चे से मैं बोल रहा हूँ, नंबर लिख के करना, और कम से कम आपका जो मार्क्स आ रहा है उसको ईमानदारी से सेंड करना। भले ही आप 12 नंबर ही लाओ 30 में से, तो 12 ही नंबर भेजना है कि सर मेरा 12 नंबर आया, लिख के ऐसा भेजना 12/30, तो समझ में आएगा 12 नंबर आपको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, जो स्पॉइल बैंक का जो ग्रेडियंट होता है, स्पॉइल बैंक का ग्रेडियंट किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 30 मीटर मैक्सिमम होता है, वेरी गुड। इसका आंसर क्या, 30 मीटर। लेकिन स्पॉइल बैंक का ग्रेडियंट मैक्सिमम कितना डिग्री होता है, कितना होता है मैक्सिमम, वेरी गुड, क्या आंसर हो जाएगा, 37.5 डिग्री। मैक्सिमम कितना होता है, 37.5 डिग्री होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, एक और फैक्टर इस पर डिपेंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज कॉल्ड नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, जो मेरा स्पॉइल बैंक का टो होगा, स्पॉइल बैंक का जो टो होता है वहां से रेलवे रोडवे का जो डिस्टेंस होता है कितना मीटर होता है, स्पॉइल बैंक का टो से रेलवे रोडवेज का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 100 मीटर। कितना होता है बाबू, 100 मीटर। एक और डेटा मैं आपको बता देता हूं, आप लोग याद रखना, सपोज मान लो बाबू कि स्पॉइल बैंक का जो हाइट है ना, वो हाइट मात्र 50 मीटर है, कितना है, 50 मीटर, सॉरी मान लेते हैं 40 मीटर है, तो 40 मीटर में भी क्या इतना ही रखना पड़ेगा। तो नॉर्मली एक डेटा आप लोग याद रखना, जितना हाइट होता है ना उसका दोगुना से कम नहीं होना चाहिए डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा नॉर्मली 100 मीटर दिया हुआ है, लेकिन इसका 2 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा भी एक फिगर है, 2 टाइम से कम नहीं रखना है, 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए, ये भी एक फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ओवरबर्डन स्पॉइल बैंक जो डंप होता है वहां पे डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। ओवरबर्डन जो डंपर का होता है, जहाँ पे डंपर को डंप करते हो को, उसमें डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना होता है, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर होता है, 15 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है। कोल का बेंच है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में कोल बेंच है, हाइट कितना होगा? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कोल बेंच है तो उसका हाइट कितना होगा? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग कोल बेंच है, हाइट कितना होगा? मैक्सिमम 3 मीटर हाइट होगा, 3 मीटर, और चौड़ाई हाइट से कम नहीं होता है, सिंपल लॉजिक है। अच्छा, इसी बेंच का स्लोप एंगल कितना डिग्री होता है? इसी बेंच का स्लोप एंगल कितना डिग्री होता है? जल्दी से रिप्लाई दो, इसी बेंच का स्लोप एंगल कितना डिग्री होता है? मैक्सिमम 45 डिग्री होता है। मुझे एक बात का बहुत खुशी मिला, अभी कोई भी बच्चा साइंटिफिक स्टडी नहीं मारा है, एकदम सही है आप लोगों का। साइंटिफिक स्टडी तभी करते जब मैकेनाइज हो जाता है, ठीक है। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जब हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड होगा और मिनरल प्रोस्पेक्टिंग करना है तो उसका बेंच का हाइट कितना होगा? हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, ठीक है, उस केस में कितना हो जाएगा ये डेटा? दैट इज 6 मीटर हो जाता है, 6 मीटर होता है। अगर मान लो इंस्टीट्यू पिलर के लिए जो इंस्टीट्यू जो मेरा डेप्थ मेजरमेंट के लिए जो इंस्टीट्यू पिलर छोड़ते हैं ना, तो उसका बेस डाया 1.5 मीटर होगा, तो किस केस में उसका हाइट कितना होने पर उसका बेस डाया 1.5 मीटर होगा? क्या कंडीशंस है इसमें उसका? वेरी गुड, यानी इसका हाइट जब मेरा 1.25 मीटर या उससे ज्यादा होता है तो इसका बेस डाया 1.5 मीटर होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बेंच को कनेक्ट करने वाला रास्ता, दो बेंच को आपस में जोड़ता है जो रास्ता, उसको क्या बोलते हैं? दो बेंच को आपस में जोड़ने वाला रास्ता को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड रैंप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंप बोलते हैं। रैंप बोला जाता है दो बेंच को आपस में जो रास्ता जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? उसको रैंप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अच्छा बताओ कि बेंच के ऊपर मशीन और आदमी का ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? बेंच के ऊपर मशीन और क्या बोलता है आदमी लोगों का भीड़ भाड़ ना हो जाए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कौन देखेगा इसको? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो बेंच के ऊपर जो मशीन और इसका भीड़ भाड़ हो जाए, इसको ये देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, किसका जिम्मेवारी में आएगा? इसका जवाब क्या आ जाएगा? ओवरमैन। ओवरमैन साहब इस चीज को देखते हैं, ओवरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। डियर स्टूडेंट्स, ओपन कास्ट माइंस में, ठीक है, वैसा कौन सा रास्ता है जो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और थ्रू सरफेस से लेके अप टू नीचे मतलब कोल फेस तक उसका एक्सटेंड होता है, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल रोड बोलते हैं। होल रोड का एक और नाम है, होल रोड का, ठीक है, एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं? होल रोड का एक और नाम है, एक दो नाम और है, दोनों नाम क्या क्या है? वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? होल रोड को बैकबोन बोलते हैं या लाइफ लाइन बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं या लाइफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। होल रोड का दो नाम होता है, ये और ये। होल रोड बनाने का परमिशन कौन देता है? होल रोड जो कंस्ट्रक्शन होगा इसका परमिशन किससे लेते हैं हम लोग? होल रोड का परमिशन किससे लेते हैं? दैट इज किससे लिया था डियर स्टूडेंट्स? होल रोड का परमिशन सीआई, चीफ इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो होल रोड का परमिशन देते हैं। सीआई नहीं बोलेंगे, सीआईएम, इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस जो होते हैं उनसे होल रोड का परमिशन मिलता है, उनसे मिलता है। सीआई सीआईएम लगभग सेम है, ठीक है, उनसे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है कि जो होल रोड होगा उसका ग्रेडियंट, होल रोड का ग्रेडियंट मैक्सिमम कितना होता है? होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है मैक्सिमम? होल रोड का ग्रेडियंट मैक्सिमम कितना होता है? होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है मैक्सिमम? कितना होता है होल रोड का ग्रेडियंट? वेरी गुड, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है? 1/16। रैम का ग्रेडियंट कितना होता है? वो रैम का ग्रेडियंट, रैम का ग्रेडियंट कितना होता है? रैम का ग्रेडियंट, वेरी गुड। रैम का ग्रेडियंट कितना होता है? रैम का ग्रेडियंट होता है आपका 1/10 होता है। कितना होता है रैम का ग्रेडियंट? 1/10 होता है, ठीक है। रैम का ग्रेडियंट कितना होता है? 1/10 होता है। बार बार मैसेज आ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, मैं मोबाइल को ही मैसेज नेट ही ऑफ कर दिए। चलो, रैम का ग्रेडियंट कितना? तो 1/10 होता है, रैम का ग्रेडियंट 1/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो मेरा होल रोड होगा, ठीक है ना, होल रोड जो होता है वो 1 वे होता है, 2 वे होता है, ठीक है, 1 वे। तो अगर मेरा होल रोड कहीं पे 1 वे है तो उसका चौड़ाई कितना होगा? अगर होल रोड मेरा क्या है? 1 वे है, 1 वे है, ध्यान से 1 वे है, उसका चौड़ाई कितना होगा? जल्दी से, 1 वे का केस में चौड़ाई कितना होता है? जल्दी से, 1 वे के केस में चौड़ाई कितना होगा? जल्दी से क्या होगा बाबू इसका जवाब? W प्लस 5 मीटर, ठीक है। और W मतलब विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन। 2 वे, अगर ये वाला 2 हो जाए, अगर ये 2 वे हो तो क्या इसमें क्या होगा? W प्लस 5 मीटर। 2 वे होने से कितना होगा? 2 वे होने से कितना हो जाएगा?
टू वे होने से कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 3W प्लस पार्ट मीटर। डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको नहीं पता है आप कॉपी खोल के मत बताना, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज डोंट कॉपी। वैसे भी आप लोग कॉपी खोल के नहीं बता पाओगे, कितना स्पीड में जवाब दे रहे हो, तो कॉपी खोल के बताने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये तो सही है, ये तो मेरा ही सोचना बेवकूफी है कि कॉपी खोल के बता पाओगे। अच्छा बताओ, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं जो होल रोड में ना गाड़ी को सेंटर में रखने के लिए, गाड़ी को होल रोड से बाहर जाने से बचाता, उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? होल रोड में बना हुआ अरेंजमेंट जो गाड़ी को क्या करता है, सेंटर में रखने में हेल्प करता है, उस स्पेशल टाइप का लाइन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, कौन सा लाइन बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं जेब्रा लाइन, जो गाड़ी को सेंटर में रखने में मदद करता है, जो सेंटर में रखने में मदद करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे कर्व हो तो क्या होगा, वन वे बनाना पड़ेगा, और वन वे का चौड़ाई कितना होगा, बीच में डिवाइडर देंगे हम लोग, तो वन वे जो होगा कर्व के पास, वन वे का चौड़ाई कितना होगा, वन वे का चौड़ाई कितना होगा, दैट इज क्या होगा, वेरी गुड, क्या होगा इसके वन वे के केस में, यहाँ पे 2W प्लस 3 मीटर होगा, वन वे के केस में 2W प्लस 3 मीटर होता है। होल रोड के ऊपर चलने वाला डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, होल रोड के ऊपर चलने वाला डंपर का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, ठीक है, होल रोड के ऊपर चलने वाला मैक्सिमम डंपर का स्पीड कितना होगा, वेरी गुड, कितना होता है आपका 30 किलोमीटर पर आवर होता है, और इट विल डिसाइडेड बाय द मैनेजर, मैनेजर द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये रैम का सिंगल स्ट्रेच में लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है, रैम का वन स्ट्रेच में लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है, रैम का वन स्ट्रेच में लेंथ कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50 मीटर हो सकता है। उसके बाद फिर फ्लैट बनाना पड़ेगा, फिर 50 मीटर का बनाएंगे। ऐसा नहीं हो कि पूरा को पूरा एक साथ 1/15 बना दिए, नहीं चलेगा, वन स्ट्रेच मैक्सिमम 50 मीटर का रखेंगे, फिर थोड़ा सा स्ट्रेट बना के फिर ऐसा करके स्लोप बनाएंगे, तो मैक्सिमम वन स्ट्रेच का लेंथ कितना होगा, 50 मीटर, उससे ज्यादा नहीं होगा। होल रोड पर अगर कोई गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो जो फ्रंट वाला गाड़ी जो चल रहा है इसको ओवरटेक करना है, उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, होल रोड में ऊपर में अगर किसी ने गाड़ी को ओवरटेक करना है, जो फ्रंट वाला जो गाड़ी चल रहा है उसका स्पीड कितना होने पर ही ओवरटेक किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। वेरी गुड, कितना स्पीड होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना है जो ट्रांसपोर्टेशन रूल है, ट्रांसपोर्टेशन रूल अंडरग्राउंड माइंस में कौन बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन रूल अंडरग्राउंड माइंस में कौन बनाता है, जल्दी से रिप्लाई देके बताओ, ट्रांसपोर्टेशन रूल बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, वेरी गुड, अंडरग्राउंड में माफ करना, ओपन कास्ट माइंस में ट्रांसपोर्टेशन रूल बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो किसका होगा, मैनेजर का होगा, मैनेजर द्वारा बनाया जाता है, और मैनेजर द्वारा इसको बनाया जाता है, और मैनेजर ही तय करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, होल रोड के ऊपर जो लाइटनिंग अरेंजमेंट होता है, लाइट, ठीक है, लाइट कितना लक्स लाइट रखने के लिए बोला गया है, लक्स और किस डायरेक्शन में, लक्स के साथ डायरेक्शन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना लक्स और कौन सा डायरेक्शन, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, 10 लक्स होना चाहिए, और वो भी डायरेक्शन क्या होगा उसका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 लक्स का लाइट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, होल रोड में 10 लक्स का लाइट होता है। होल रोड में, होल रोड का साइड में एक स्पेशल तरह का, ठीक है, अरेंजमेंट किया जाता है, जो क्या करता है, गाड़ी को होल रोड से गिरने से बचाता है नीचे की ओर। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, जो होल रोड में गाड़ी को गिरने से बचाने के लिए जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, वेरी गुड। आप लोग स्पेलिंग ना थोड़ा थोड़ा गलत लिखते हो, आप स्पेलिंग को थोड़ा सुधारो ना। पैरापेट वॉल होता है और एम्बैंकमेंट होता है, पैरापेट वॉल और एम्बैंकमेंट दो तरह का होता है, कोई पीरापीट लिखा है, कोई पायरापीट लिखा है, कोई पारापीट लिखा है, ठीक है, अजीब लिखा है, कोई पीडब्ल्यू लिखा है, तो पैरापेट वॉल होता है और एम्बैंकमेंट इसको बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। तो पैरापेट वॉल और एम्बैंकमेंट का टॉप का चौड़ाई कितना होगा, पैरापेट वॉल, अरे अच्छा स्पीड के कारण हो रहा अच्छे से मैं समझ गया, ठीक है, पैरापेट वॉल और एम्बैंकमेंट का चौड़ाई कितना होता है, टॉप का चौड़ाई कितना होता है, 1 मीटर होता है, वेरी गुड, कितना होता है इसका चौड़ाई, 1 मीटर होता है। बॉटम का चौड़ाई कितना होता है बाबू, बॉटम का चौड़ाई कितना होता है, कितना होता है बॉटम का चौड़ाई, वेरी गुड, कितना होता है बॉटम का चौड़ाई, 2.5 मीटर मैक्सिमम होता है, बॉटम का चौड़ाई कितना होता है, 2.5 मीटर मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इसी का, इसका जो हाइट होगा, हाइट, इसका हाइट कितना होता है, पैरापेट वॉल का हाइट, ठीक है, टायर डाया, तो जो लार्जेस्ट व्हीकल का जो टायर डाया है ना, लार्जेस्ट टायर डाया, उससे कम नहीं होना चाहिए, उतना हाइट का कम से कम रहेगा। सेम अरेंजमेंट हम लोग बेंच में करते हैं, इस तरह पैरापेट वाला है, बेंच के ऊपर सेम अरेंजमेंट करते हैं, मशीन को गिरने से बचाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बर्म, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बर्म बोलते हैं, है ना, बर्म। बर्म का टॉप का चौड़ाई कितना होगा, जो बर्म होता है उसका टॉप का चौड़ाई कितना होता है, वेरी गुड, बर्म का टॉप का चौड़ाई कितना होता है, 30 सेंटीमीटर बर्म का टॉप का चौड़ाई होता है। और बॉटम का चौड़ाई कितना होता है, बॉटम का चौड़ाई, बॉटम का चौड़ाई कितना होता है, बॉटम का चौड़ाई कितना होता है, बॉटम का चौड़ाई मैं पूछ रहा हूँ यार, हाइट कहाँ पूछा मैंने, बॉटम का चौड़ाई, है ना, बॉटम का चौड़ाई कितना होता है ना, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द मटेरियल, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
बार बार एक ही चीज को बार बार समझाना पड़ता है, बहुत अफसोस वाली बात है। इन सब चीजों का थोड़ा ठीक कर लो बाबू, ये सब ठीक करोगे ना तो गलती बहुत मतलब ये ठीक रहेगा। तो ये हो गया आपका इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे इसी बर्म का हाइट कितना होता है। ये बर्म के बारे में बात करें, इसका हाइट कितना होता है, ठीक है, इसका हाइट कितना होता है। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग छूट गया कि आप जो होल रोड होता है ना, तो लाइट व्हीकल के लिए अलग से रास्ता हम लोग बनाते हैं, सेपरेट रोडवे होता है। तो जो लाइट व्हीकल के लिए जो रास्ता अलग से बना, इसका चौड़ाई कम से कम कितना होना चाहिए। लाइट व्हीकल के लिए जो रास्ता बनाते हैं इसका क्या होगा, इसका चौड़ाई कम से कम कितना रहेगा। ठीक है, 2 मीटर, कम से कम 2 मीटर चौड़ाई होना चाहिए। अरे 2 मीटर मिनट का ही लिख रहा पुनेंदु मेहर, 2 मीटर के साथ मिनट का जोड़ दिया, तो 2 मीटर चौड़ा होता है। ठीक है ना, कितना चौड़ा होता है, 2 मीटर। अच्छा वो एक बात बताओ, दो डंपर जब चल रहा तो उन लोग दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मेंटेन करना होगा। क्या हम कल लिखवाए थे, हाँ लिखवाए हैं। इसका मतलब दो डंपर जब चलता है उसके बीच का डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस किसको बोला गया, कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा वो लोग, तो कितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, एटलीस्ट 30 मीटर दोनों के बीच का दोनों होना चाहिए। अगर दो डंपर चल रहा है तो दोनों के बीच का दूरी 30 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। तो मोटा मोटा ये कुछ हो गया पार्ट। अच्छा इसके बाद आपको बताना है ना कि जो मेंटेनेंस होता है होल रोड का, मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, मेंटेनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है। माइनिंग सरदार एंड ओवरमैन बोथ होगा मेंटेनेंस का। कल क्लास नहीं, अच्छा आप लोग को सच में पता नहीं यार, हम लोग को 4 दिन क्लास में ना फिक्स है। आप लोग कैसे, मतलब मैं बार बार मैसेज किया हूँ, क्लास शेड्यूल बोल के लिखा हुआ भी है। देखो आप लोग क्लास मंडे होता है, ट्यूसडे है, थर्सडे है, ठीक है, और फ्राइडे है। इसके अलावा संडे को एग्जाम है ना, ये टाइम फिक्स है। संडे को एग्जाम फिक्स है, एग्जाम तो इस दिन फिक्स है, एग्जाम का दिन है ये वाला, और बाकी 4 दिन क्लास है। मतलब 4+1 आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 ही दिन बोलते हैं ईमानदारी से, क्योंकि हम लोग 4 ही दिन पढ़ाते हैं। ठीक है, तो 4 दिन क्लास तो फिक्स है। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों को जैसे मान लो कुछ काम आ गया, नॉर्मल लाइफ है यार, काम तो सबका रहता है, तो कभी कोई दिन हम लोग शिफ्ट करते हैं। मतलब थर्सडे नहीं हो पाया तो फ्राइडे हो गया, फ्राइडे नहीं हुआ तो सैटरडे हो गया, तो ऐसा करके क्लासेस होती है। तो उस जगह पे ना, उस जगह पे जब क्लासेस का शेड्यूल चेंज होता है ना, तब मैं बता देता हूँ कि हाँ ये क्लास नहीं, इस दिन क्लास रहेगी, लेकिन ये फिक्स डे है, इसी दिन होगा। ठीक है, तो ये मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, और टाइमिंग सबका फिक्स है। 8 से स्टार्ट होगा, 8 पीएम से स्टार्ट होगा, 8 पीएम से स्टार्ट होगा, और ये 9:30 तक चलेगा, तो फिक्स है टाइमिंग सबका। ठीक है, तो ये याद रखो, इसको मिस्टेक मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चर्चा करते हैं। कितना सवाल हुआ होगा कोई बता सकता है मुझे मोटा मोटी। मतलब 35 38 हो गया। एक काम कर दो, 2-3 सवाल और कर लेते हैं, ताकि मोटा मोटी 40 के आसपास रहेगा, तो कुछ ये भी रहेगा, कुछ आएगा उसके बारे में। अच्छा बताता हूँ कि जो बेंच का एज से कितना मीटर तो कोई ट्री लूज मटेरियल वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 30 मीटर के 3 मीटर तक नहीं होना चाहिए। एक सवाल और पे चर्चा करेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है, एक सवाल और, एक 2 सवाल करेंगे, बस खत्म करेंगे इसको। अच्छा मैकेनाइज्ड जो बेंच होगा ना, उसका स्लोप एंगल कितना होता है, साइंटिफिक स्टडी। तो मोटा मोटी 40 सवाल, चलो ठीक है, 40 सवाल पे डिस्कशन हुआ अपना। आप डिस्कशन करने के बाद अपना जो भी जितना सवाल अटेंड किया, अपना मार्क्स बताना कि हाँ कितना नंबर तुम लेकर आया, उसके बारे में बताना, रिप्लाई करना कि हाँ इतना स्कोर मेरा हुआ। ठीक है, हम लोग उसको देख लेंगे क्या क्या स्कोर हुआ है, अपना रिप्लाई जरूर करना। ठीक है, सोने से पहले रिप्लाई कर देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जितना, देखो सबसे बड़ा बात क्या होता है, मैं एक बात आज आज स्टार्टिंग में तुमको सिखाना चाहता हूं। अभी मैसेज मत करो, आप ईमानदारी से ना अपना मैसेज को ना ईमानदारी से ना आप ग्रुप में सेंड करना, मैं वहां पे देखूंगा आप क्या मैसेज की हो, क्योंकि उसमें रहता है, यहाँ पे मैसेज तो वोलेटाइल तो हट जाएगा, इसको मैं नहीं देख पाऊंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में करना अपना, वहां पे दिखेगा आपने क्या कितना सॉल्व, कितना अटेंड किया, आपका कितना स्कोर आया। देखो वो एक बात बताता हूँ, दिमाग में एक बात याद रखना, ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यक्तिगत रूप से ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब आदमी लोग कर सकता है, सब आदमी लोग कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं रहेगा ना, तो आप नहीं कर पाओ। हम देखे हैं, बहुत करीब से इस बात को देखे हैं। गरीब होना बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बेईमान होना
गरीब आदमी देखना, तुम जैसे पुअर जो होते हैं ना, जो पुअर होते हैं उसमें व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत कूट कूट के भरा होता है। हम इस बात को देखे, और पता है तुम लोग को, हम लोग को जो रिजल्ट हुआ ना पिछले बार सेशंस में, उसमें जो बच्चे का फैमिली कंडीशन थोड़ा खराब था ना, वो लोग अच्छा रिजल्ट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट किया। उसमें से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये बात को हम देखे, दे ऑल आर, उनको व्यक्तिगत ईमानदारी ना कूट कूट के भरा हुआ था, ये हमने नोटिस किया। और वैसा होता है, आपको व्यक्तिगत ईमानदार बनना पड़ेगा, अपने आप से ईमानदार बनना पड़ेगा, अपने आप से अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि मैं बेईमान हूं तो क्या हुआ, मैं चीट कर लिया, मैं, अरे आप नुकसान जो है ना आप सोच ही नहीं सकते, आप जीवन में नहीं कर पाओगे। वो जो थिंकिंग, वो जो मेंटेलिटी बन जाएगी, आप जीवन में अचीव नहीं कर पाओगे। आप 100, 200, 500, 1000 के चक्कर में ना अपना पूरा करियर को तबाह कर दोगे। इससे बेहतर है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, कॉल करके किसी भी जगह पे, जहां पर भी आपको लगता है, ईमानदारी से, आप कभी इंटरव्यू भी देने जाते ना, ईमानदारी से अपना बात बताओ, जो भी बात है। आप मान लो पढ़ाई नहीं की, ईमानदारी से बोलो, सर मेरा पढ़ाई में मन ही लगता है। आप ईमानदारी से बोलो ना कि सर मन ही नहीं लगता है, तब क्यों नौकरी में आ गए, तो बोलो ईमानदारी से कि सर मुझे अभी जरूरत है, मुझे इसको अच्छे से करना, अब मैं सीखना चाहता हूँ। ईमानदारी से बोलो ना, देखो तुम्हारा वहां ना वैल्यूज बढ़ जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमसे एक बार सिंफर में इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था, मैं सिंफर का इंटरव्यू 3 बार दिया हूँ, है ना, 3 से 4 बार दिया हूँ, उसमें से मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ है। गया नहीं, ड्यूटी करना अलग मैटर है। एक बार तो वेटिंग लिस्ट में आया था, नहीं सिलेक्शन हुआ, 2 बार तो रिजेक्ट हो गया ऐसे ही, और एक बार सिलेक्शन, कंप्लीट सिलेक्शन हुआ। तो हम नहीं गए, टारगेट था सिर्फ उसको क्रैक करना है। तो देखो, उसमें एक बार मेरे से पूछा था ना कितना टफ वर्किंग है, अगर आपको कोल नहीं बोला कितना टफ वर्किंग है, और अगर आपको मान लीजिए कोल इंडिया में नौकरी हो गया तब तो छोड़ देंगे। हम बोले हाँ सर बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा, मैं जॉब करूंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा, उसी दिन छोड़ दूंगा जिस दिन मेरा नौकरी होगा। बोला पैसा कैसे बोल रहे हैं, बोले बिल्कुल सर, आप हमको परमानेंट जॉब दीजिए, आप सैलरी भले कम दीजिए, आप फैसिलिटी कम दीजिए, लेकिन परमानेंट आप मुझे रखिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सर आप बोलिएगा कि 3 साल के बाद आप अपना बोरिया बिस्तर पकड़िए, आप कहीं और जाइए। तो सर मेरे पास जो परमानेंट जो रोजी रोटी वहां तो करना पड़ेगा ना, 4 दिन के बाद आप खुद मुझे निकाल देंगे। मैं एकदम ईमानदारी से जवाब दिया। अब पता उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, अब इमेजिन नहीं करोगे, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो व्यक्तिगत ईमानदारी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम इंटरव्यू में एक और सवाल पूछा गया था, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो पूछा था कि आप मान लीजिए कि आपको, जैसे मान लीजिए हम लोग का जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए तो हम लोग दूर बच्चे लोग को भेजते हैं, वहां पे टेंट टूंट लगा कर रहना पड़ता है, तो बहुत कष्ट होता है, ये वो, तो आप कर पाएंगे? उस समय भी मैंने बहुत झकास आंसर दिया उनको। मैंने बोला कि सर जिस दिन माइनिंग में आया था ना, उस दिन पता था कि जीवन यही होने वाला है, जीवन ऐसे ही बनेगा मेरा, तो उस दिन से डर नहीं लगा, तो आज काहे का डर लेना, ये तो पता है सर मेरे साथ कि होगा ये। बहुत इम्प्रेस मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे वो लोग, और वो एक बार में मुझे सेलेक्ट किए। सो बोले ना व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने आप से ईमानदार बनो, चाहे जो चीज में हो। आप बस में चढ़ते हो, बस वाला कंडक्टर का 4 रुपया मार लिया, कोई पैसा आपको भूल से ज्यादा घुमा दिया, आप क्या रख लिए चुपचाप से, ये गलत है। इस चीज को ठीक करना होगा, ये ईमानदारी आप ठीक करो। कहीं दुकान में शॉपिंग करने के डिस्काउंट चल रहा है 10%, मिस्टेक से क्या कर दिया, 20% वाला सामान भर के 10% वाला दिखा के 20% वाला भर के ले आए। ये बहुत बड़ा, ये इस चीज से आप कभी नहीं अपने आप को बेटर कर पाओ, कभी आपका नहीं होगा रिजल्ट। इन सब चीजों का आपको ठीक करना पड़ेगा। कोई मार्केट गए, कोई सामान आपको दिखा जो खरीदना है, कोई दोस्त का मोबाइल फोन आपको दिखा बहुत बढ़िया, तुरंत मन में ख्याल है काश मेरा पास भी होता, एक विचार है काश इससे ले लेते। ये विचार आना ही गलत है, ये आना ही नहीं चाहिए कभी, है ना। तो व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस व्यक्तिगत ईमानदारी के साथ चल पाओगे ना तो ये, और इसके लिए गरीब अमीर कोई नहीं होता है। हर इंसान अपने आप से व्यक्तिगत रूप से ईमानदार बन सकता है, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, और आप इसको अपना जीवन में इंप्लीमेंट करो। कैसे इंप्लीमेंट करो? अपना काम को आप खुद करो, जितना भी वर्क होता है, चाहे वो कपड़ा ड्रेसअप करना हो, खुद के प्रति घर को, रूम को साफ करना हो, अपना खाना खाने के बाद अपना थाली को उठा के जो आपका बेसिन होता है बेसिन में रखना हो, अपना जो खुद का जो वर्क होता है, कपड़ा आयरन से लेके बूट पॉलिश तक खुद से करो। ये चीज को आप ठीक ठाक करना सीख गए ना बाबू, अपना रूम को थोड़ा एडजस्ट करके रखना, तो आप देखोगे ना आप में ना माइनर चेंजेस करने के बाद ना बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और आप यकीन नहीं करोगे आप कितना बेहतर जीवन को जी पाओगे, आपको यकीन ही नहीं होगा। ठीक है, फोन पे जो, और एक चीज और करो, मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सीखो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखो। 1 दिन 2 दिन ना, सप्ताह में 2-3 दिन देखो, ऐसा ऑब्जर्व करके कि पूरा दिन भर तुम क्या क्या किया। रात के समय ना 1 दिन लिखो कि हम दिन भर आज क्या क्या किए। तुम क्या करोगे उसका प्लानिंग करने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना ही करो, कल क्या करेगा कोई मतलब नहीं, बस आज क्या किया तुम ही सोचो कि आज हमने दिन भर 24 घंटे में क्या क्या किया। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस दिन तुम ऐसा करने लोगे ना, तुम्हारा कैरेक्टर एकदम बेस्ट कैरेक्टर बनेगा। और हम बार बार बोलते हैं ना एक चीज कि मेरा टारगेट होता है कभी भी जॉब नहीं, मेरा टारगेट होता है 100 मार्क्स, 100% स्कोर। मेरा टारगेट बस यही होता है, स्कोर। आपको जो मार्क्स है ना, आपका जो स्कोर है ना, आपका मार्क्स है ना, आपको मार्क्स कितना लाना है,
आपका मार्क्स 100% लाना, बस मेरा ही टारगेट है। और ये वाला आपको अचीव करने में चीज बहुत हेल्प करेगी। आप मेरा बात मान के देखना, आप में अगर मेजर चेंजेस नहीं हो रहा तो आप बोलना। आप खुद ही आज रिप्लाई दिए कि सर, अब हम लोग अपने आप को जब देखते हैं अपने दोस्तों के साथ, जब सामने रखते हैं तो हमको पता चलता है कि मेरी तैयारी कुछ हुई है, मैं कुछ जानता हूँ। आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हो, तो मेरा बात को मानना। अगर आप में बहुत मेजर चेंजेस और बहुत फास्ट तरीके से चेंजेस हुआ ना, नहीं हुआ तो आप हमको बोलना कि सर नहीं हुआ ऐसा। और भी बहुत सारे टिप्स और तरीके हैं, उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल दो ही बात मैं बताया। पहला नंबर, आप पूरा दिन का जो टाइमिंग होता है किसी दिन ऑब्जर्व करके देखना कि दिन भर हम क्या क्या किए, एक ही काम करना। और व्यक्तिगत रूप से ईमानदार बनो, खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनो, किसी और के लिए नहीं, खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनो बस। कौन आदमी क्या कर रहा है, कौन पढ़ रहा है कि नहीं, कौन क्या कर रहा है, वो लिख रहा है कि नहीं, सुन रहा है कि नहीं, उसको देखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कौन चीटिंग कर रहा है, कौन चीट मार के लिख दे रहा है, कौन कैसे करके पास हो जा रहा है, कुछ देखना नहीं। बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि मैं बेस्ट कैसे बनूंगा। ठीक है, चलो इसी सब विचार के साथ आज 5 मिनट टाइम इसमें लग गया। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक का सेकंड पार्ट हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू नोट्स पे चर्चा करेंगे। एमसीक्यू नोट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू नोट्स लिखेंगे, जो सवाल जवाब जो छूट गया उसको हम लोग लिखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आप लिखना स्टार्टिंग करो 1 नंबर में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ सवाल जवाब ही होगा। मोटा मोटी हम लोग टॉपिक पढ़ चुके, जान चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो ओपन कास्ट से रिलेटेड हम लोग स्टार्ट करेंगे कभी। तो हम लोग ओपन कास्ट में क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग ओपन कास्ट में ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू। अच्छा, एक बात और, क्लास में सारे बच्चे एक बात और बोलूंगा बाबू, एप्लीकेशन ना हम लोगों का एप्लीकेशन पे ट्रेनिंग अधूरा रह गया, नहीं हो पाया। तो हो सकता है शायद 10 तारीख जो 10th ऑफ आपका जुलाई है, 10 जुलाई से उसे स्टार्ट करें, क्योंकि 1 जुलाई को तो नहीं हो पाया। सोचे थे 1 जुलाई तक कर लेंगे, एक ट्रेनिंग अधूरा रह गया, दैट्स वाई नहीं हो पाया। और कुछ उसमें ट्रायल भी करना था, 10 तारीख तक टाइम कम से कम और लग जाएगा। तो अच्छा है, आप लोग भी अपना जो जो बच्चे लोग को कंटिन्यू करना है, जिस बच्चे को कंटिन्यू मुझे रखना है, उन लोगों का 10 जुलाई तक जो भी मतलब जितने बच्चे रहेंगे उसको मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए फिर नया एप्लीकेशन में 10 जुलाई से स्टार्ट करूंगा।